नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण को लेकर बड़ा बयान सामने आया। 4 मई को वापसी का ऐलान उन्होंने किया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा गया है। जनता ही मेरा परिवार है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो बैरकपुर में सोमवार को आयोजित विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी राजनीतिक परिदृश्य और अपनी पार्टी के प्रति विश्वास को व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 4 मई को फिर से पश्चिम बंगाल लौटेंगे, जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनके इस बयान को चुनावी उत्साह और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश की जनता ही उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि घर छोड़ने के बाद से वो लगातार जनता के बीच ही रहे हैं और लोगों की सेवा को ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में जनता से विकास, सुशासन और परिवर्तन के लिए समर्थन की अपील की। तो मंच से दिए गए उनके बयान ने सभा में मौजूद लोगों में उत्साह भर दिया। इस विजय संकल्प सभा को आगामी चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां राजनीतिक माहौल और भी अधिक गर्म होता दिखाई दे रहा है। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। यहां हर तरफ एक ही गूंज है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था। करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। वहीं संसद के ऊपरी सदन में सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। राज्यसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी का संख्या बल बढ़कर 113 पर पहुंच गया है, जो संसद के समीकरणों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह घटनाक्रम उस वक्त तेज हुआ जब राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2/3 सांसदों के विलय का ऐलान किया था। संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसे मंजूरी मिल गई। राघव चड्ढा ने बताया कि इस फैसले में स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह समेत अन्य सांसद भी शामिल हैं, जबकि आगे और नाम जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस राजनीतिक बदलाव को बीजेपी के लिए रणनीतिक बढ़त और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। संख्या बल के लिहाज से जहां बीजेपी मजबूत हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी की ताकत घटकर बेहद सीमित रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि राज्यों की राजनीति, खासकर पंजाब पर भी देखने को मिल सकता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। भारत न्यूजीलैंड के बीच बड़ा समझौता सामने आया है। न्यूजीलैंड ने $20 अरब निवेश का वादा कर दिया है। तो एमएसएमई सेक्टर को यह फायदा मिलेगा। $5 अरब व्यापार का लक्ष्य तय किया गया है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए नए आर्थिक समझौते से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। इस समझौते के तहत नियमों को सरल बनाने, गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने और फार्मा व मेडिकल डिवाइस
सेक्टर को तेजी से मंजूरी देने पर सहमति बनी है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। खासतौर पर आगरा का लेदर और फुटवेयर उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में कीवी, सेब और शहद को लेकर एग्रीटेक सहयोग बढ़ाने की भी योजना है। समझौते का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2.4 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 साल में 20 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सेवा क्षेत्र में भी बड़ा फायदा होगा, जहां भारतीय पेशेवरों के लिए हर साल 5,000 तक अस्थायी रोजगार वीजा का प्रावधान किया गया है। वहीं मेरठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा को लेकर राज्यव्यापी यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को गौ रक्षा के प्रति जागरूक करना और जन समर्थन बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि वो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में केवल उन्हीं उम्मीदवारों और दलों को वोट दिया जाए जो गौ रक्षा का स्पष्ट संकल्प लें। उनका कहना है कि यह अभियान पूरी तरह जन जागरण पर आधारित होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में गौवंश की संख्या में कमी आई है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो भी दल गौ रक्षा का दावा करता है उसे जमीन पर परिणाम दिखाने होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी सरकार या नेता का समर्थन केवल गौ रक्षा के ठोस संकल्प पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह की यात्राएं करेंगे और गौ रक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। हमारी जो गविष्ठी यात्रा है वो 3 मई को गोरखपुर से आरंभ होगी। गौ माता की रक्षा इस समय हम लोगों का प्रमुख संकल्प है और इसीलिए गोरक्षपुर गायों की रक्षा के नाम पर ही जिस स्थान का नाम है उस स्थान से आरंभ करना उचित समझ करके हम लोग वहाँ से आरंभ करेंगे और वहाँ से परिक्रमा क्रम से माने पूरे उत्तर प्रदेश को दाहिने रखते हुए हम चलेंगे। एक एक विधानसभा जो आगे आगे आती जाएगी उन विधानसभाओं में होते हुए 81 दिन में 403 विधानसभाओं की ये यात्रा पूरी की जाएगी और फिर 24 जुलाई को वहाँ पर एक संकल्प हम लोग समवेत होकर के करेंगे। जी, आपने बिहार में भी गौ रक्षक वहाँ पर चुनाव लड़े थे। हाँ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले वर्ष है ही और आपकी यात्रा भी निकलने जा रही है 3 मई से 24 जुलाई के समापन होगा। तो इस यात्रा को क्या माना जाए, क्या आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में गौ रक्षक चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि हम बिहार में हमने क्यों गौ रक्षकों को चुनाव में खड़ा किया, क्योंकि हमने वहाँ की हर पार्टी से अनुरोध किया कि आप में से कोई गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए, शपथ पूर्वक उद्घोषणा करे, ताकि हम जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि गौ रक्षकों को ही वोट करेंगे, गौ माता ही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, वो लोग वोट दे सकें। जब वहाँ चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में से कोई पार्टी आगे नहीं आई तो जिन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हम गौप्रति हो गए और गाय के लिए वोट करेंगे, तो वो किसको वोट करते? आखिर किसी न किसी को चाहिए था ना कि हम उसको वोट कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में हमको वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी गौ माता के लिए उतारने पड़े और वो उतरे और उनको लोगों ने खूब वोट दिया जितना बिना प्रचार के संभव था। वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना क्षेत्र स्थित चूहड़पुर खादर की झुग्गियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 8 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि आग से झुग्गियों में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे पीड़ित परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए मामूली विवाद ने ट्रिपल मर्डर जैसी सनसनीखेज वारदात का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि सुभाष रोड स्थित एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान केक चेहरे पर लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। एडीजी के मुताबिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में 8 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य भी लगे हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं कालिंदी नैथानी डीआईजी मेरठ जोन घटना के बाद से ही बुलंदशहर में कैंप कर रहे हैं और जांच की निगरानी कर रहे हैं।
फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। ये कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश से। ये पहले से ही एक दूसरे से पूर्व परिचित थे और इस पर जो है तत्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे CO, एडिशनल SP और साथ में हमारे DIG साहब मौके पर आ गए। मौके पे गहनता से किया गया, लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों पे भी कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटना स्थल से जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारे चीज़ उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को और गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई। ये कोतवाली। वहीं यूपी के हापुड़ जनपद के प्रभा विहार में एक अहम राजनीतिक मुलाकात ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा के आवास पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला और कार्यक्रम में स्थानीय राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को भी हवा दी। मीडिया से बातचीत में विश्वदीप अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आने वाला चुनाव भाजपा के लिए आखिरी साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी संस्थापक अलंकार अग्निहोत्री के नेतृत्व में सरकार बनाने का लक्ष्य रखती हैं। वहीं पंडित गोपाल शर्मा ने महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। इस मुलाकात को आगामी चुनाव से पहले संभावित राजनीतिक गठजोड़ के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। का विषय ये है कि आम आदमी बात करते करते और आज जिस पार्टी में पहुंचे हैं, क्या वो कल को आम आदमी बात कर पाएंगे? ये सब उनका प्लांटेड है, वो उस पार्टी के नहीं हुए जिन्होंने आगे बढ़ाया, तो उनके क्या होंगे। और भाजपा तो आज की तारीख में हर मोर्चे पे विफल है। अब ये दाएं बाएं से ले लेवा के भले अपने आप को कुछ भी दिखाए, लेकिन जिस दिन से UGC एक्ट इन्होंने लागू करने का जो प्रयास किया और 2018 में भी इन्होंने SC/ST एक्ट को जो जिस तरीके से एक ऐसा हथियार बनाया कि जो आज सामान्य वर्ग, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, कायस्थ हो, भूमियार हो, ठाकुर हो, आज हर समाज और पूर्णतः समाज पीड़ित है। और आने वाले जो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये चुनाव भाजपा का उत्तर प्रदेश में आखिरी चुनाव होगा और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसके संस्थापक हमारे पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सरकार बनाई। देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था लगातार दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है, थाने चौकियों में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और लगातार हमने भी स्वयं मौका मुआयना करके देखा है कि जो फरियादी फरियाद लेकर जाते हैं उनको या तो बैरंग लौटा दिया जाता है या उन पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी ने लगातार कई बार प्रेस वार्ता भी की है, अधिकारियों का घेराव भी किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन भी हम लोगों ने जो कई बार जो है सौंपे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में जो अवगत कराया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस जो बनी हुई है। हापुड़ जनपद में भी आपने देखा होगा कि DIG साहब ने अभी पिछले माह जो है पिलखवा थाना अध्यक्ष और कई चौकियों को जो बर्खास्त जो है लोगों ने किया है। लूट के मामले अभी उनके खुलासे नहीं हो पाए हैं
हत्या, लूट, बलात्कार। हापुड़ जनपद की तो ये स्थिति है कि भार मर्डर होते हैं, उनकी बॉडी हापुड़ क्षेत्र के आसपास के देहात क्षेत्र में फेंक दी जाती है। वहीं नोएडा में पुलिस विभाग में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए सेक्टर 113 थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था और कार्य निष्पादन में लापरवाही को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। विभागीय समीक्षा में भी कई मामलों में अपेक्षित कार्रवाई न होने की बात सामने आई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। फिलहाल सेक्टर 113 थाने पर नए प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गई है और उच्च अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संभावना है कि जल्द ही नए थाना प्रभारी की तैनाती भी कर दी जाएगी। वहीं नोएडा के सेक्टर 121 में खड़ी कार में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना थाना फेज 3 क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव के पास की है, जहां देर रात एक कार अचानक आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीएफओ प्रदीप कुमार के अनुसार कार बिजली के खंभे के पास खड़ी थी और आशंका है कि चिंगारी गिरने के कारण आग लगी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जाँच की जा रही है। वहीं रावला क्षेत्र के डंडी रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक टायर पंक्चर की दुकान में अचानक आग लग गई। ये दुकान चैतराम बावरी की बताई जा रही है, जो वाटर बॉक्स के पास स्थित है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से जलाई गई अगरबत्ती की तिल्ली पेट्रोल से भरे डिब्बे पर गिर गई, जिससे आग भड़क उठी। दुकान में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और हर कोई किसी बड़े हादसे की आशंका से घबराया हुआ था। स्थानीय लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए और तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। इसी दौरान मौके पर पहुंचे रावला थाने में तैनात सिपाही रवि नायक ने अदम्य साहस का परिचय दिया। बिना समय गंवाए और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने आग के बीच पहुंचकर हालातों को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया। धुएं और तेज लपटों के बीच उनकी सूझबूझ और बहादुरी के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सिपाही की बहादुरी की सराहना की। समय रहते उठाए गए इस कदम से न केवल दुकान को पूरी तरह जलने से बचाया गया, बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित रखा गया। तो नदबई क्षेत्र से एक हृदय विदारक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां रोडवेज बस की टक्कर से एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना टोहिला विलेज से अटारी सड़क मार्ग पर शुक्रवार को हुई, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी मासूम बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान आरिका के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ नाना के घर आई हुई थी। आरिका के पिता दारा सिंह और माता प्रवेश टिकरी सिकरी के निवासी बताए जा रहे हैं। वो अपने नाना टूंडा जाटव के घर टोहिला विलेज आई हुई थी, जहां ये दुखद घटना घटित हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल गमगीन हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाह ड्राइविंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं रामसीन से पहले सिली मूडतारा गांव में मुख्य स्टेट हाईवे पर बनाए गए कथित नियम विरुद्ध स्पीड ब्रेकर को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच लगभग 2 फीट ऊंचा जंप बना दिया गया है, जिससे आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। इस स्पीड ब्रेकर के कारण वाहन चालकों को लगातार नुकसान हो रहा है। कई वाहनों के नीचे के पार्ट्स और चैम्बर टूटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ब्रेकर सड़क सुरक्षा के बजाय दुर्घटनाओं और आर्थिक नुकसान का कारण बनता जा रहा है। एक वाहन चालक ने बताया कि उसका करीब 10,000 रुपये का नुकसान केवल इसी स्पीड ब्रेकर से हो गया। कई अन्य वाहन चालक भी रोजाना इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की शिकायत पीडब्ल्यूडी राजस्थान और उपखंड प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार विभागों की अनदेखी और लापरवाही के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस अवैध और खतरनाक स्पीड ब्रेकर को तुरंत हटाया जाए, मानकों के अनुसार दोबारा बनाया जाए, ताकि राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिल सके। ये समस्या अब ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है और वो प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा जिले के तमतिया विलेज गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच भीषण हिंसा भड़क उठी। विवाद इतना बढ़ गया कि कुल्हाड़ी से हमला कर एक युवक गोविंद की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे गांव में तनाव फैल गया। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी पक्ष के घरों और बाड़ों में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। देखते ही देखते आगजनी ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 30 घर जलकर राख हो गए। कई बाइकें और मवेशी भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए।
जिससे भारी नुकसान हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। हालातों को काबू में लाने के लिए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। मौके पर सुधीर जोशी खुद पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड को भी पथराव का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर अभी भी धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार कई जिंदा मवेशी भी आग में जलकर मर गए, जिससे गांव में गहरा शोक और आक्रोश है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस के बीच इस शव के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों से बातचीत जारी है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है और गांव में मातम का माहौल बन गया है। वहीं दरियावद में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन को लेकर चल रहे व्यापक जन जागरण अभियान के तहत एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में गौरक्षक, समाजसेवी, विभिन्न संगठन और आमजन शामिल हुए। हाथों में बैनर और नारों के साथ लोगों ने गौवंश संरक्षण का संदेश पूरे शहर में फैलाया। रैली की शुरुआत नसिया टेम्पल स्थित नया बस स्टैंड से हुई। यह रैली कबूतर खाना, रावला चौक, सदर बाजार, सुभाष पार्क और उदयपुर रोड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां प्रतिभागियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में देश भर में गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने और अलग से गोपालन मंत्रालय स्थापित करने की मांग रखी गई थी। तो आयोजकों का कहना है कि गौ माता की सुरक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। समिति के सदस्य नवनीत पालीवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गौ सेवा, संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए शहर में घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया गया, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जन जागरण से जुड़ सकें। रैली में शामिल लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। वहीं श्री गंगानगर में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब जिला कलेक्टर के देरी से पहुंचने पर कांग्रेस के कई सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस घटना के बाद बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया और आपको बता दें कि राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। जानकारी के अनुसार बैठक में रुपेंद्र कुन्नार, विधायक डूंगर राम गेदार, विधायक सोहन नायक सहित कई कांग्रेस जनप्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। लेकिन आपको बता दें कि जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति और देरी से आगमन को लेकर सभी सदस्य नाराज हो गए और बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिले की स्थिति पहले से ही गंभीर बनी हुई है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही और गंभीरता की कमी चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर का बैठक में समय पर न पहुंचना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। नेताओं ने यह भी कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बैठकों में अगर अधिकारी ही गंभीर नहीं होंगे तो समस्याओं का समाधान कैसे संभव होगा। उन्होंने प्रशासन से इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेने और सुधार करने की मांग की। इस घटना के बाद बैठक अधूरी रह गई और प्रशासनिक कार्रवाई प्रभावित हुई। मामला अब जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।